गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार ऑडियो वीडियो आप लोग कंफर्म कर दें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, कोई नॉइज़ या इको तो नहीं आ रहा किसी को? एक बार आप कंफर्म कर दें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। सिद्धार्थ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई इको या नॉइज़ तो नहीं आ रहा? ऑडियो वीडियो में लैग तो नहीं है? दोनों एक साथ चल रहा है? पिछले कुछ वीडियोज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, ऑडियो वीडियो का सिंक नहीं हो रहा था, 1-2 सेकंड का लैग था। अभी ऑडियो वीडियो बिल्कुल सिंक हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है? ओके। तो यूपीसीआईएसबी एग्ज़ाम के लिए देखो, यूपीसीआईएसबी की जो मेन वैकेंसीज हैं वो एग्ज़ाम तो हम लोग मान के चल रहे थे मिड सितंबर के बाद ही होना है। कुछ बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे कुछ सीटों के लिए, बहुत कम सीटों के लिए, 21 जुलाई को भी शायद कुछ एग्ज़ाम यूपीसीआईएसबी वाला कुछ सीटों के लिए है, जो मैसेजेस वगैरह आए थे। तो जैसा कि मैंने कहा है आपसे, यूपीसीआईएसबी एग्ज़ाम के लिए हिंदी ऑलरेडी लाइव में चल रहा है। सत्येंद्र सर ऑलरेडी हिंदी करा रहे हैं, लाइव में क्लासेस हो रही हैं। टेस्ट सीरीज यूपीसीआईएसबी की डेडिकेटेड वाली तो अभी नहीं ऐड की गई, क्योंकि एग्जाम में जो मेन वैकेंसीज है उनमें टाइम है। कोल इंडिया की जो टेस्ट सीरीज ऐड की गई है वो यूपीसीआईएसबी वालों को भी इसलिए दे दिया गया है क्योंकि जो आपका सिलेबस का कॉमन पार्ट है, एप्टी रीजनिंग वगैरह, वो टेस्ट आप इसमें से लगा सकते हो। और इसीलिए हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनवाए थे कि इसमें से जो यूपीसीआईएसबी के लिए कॉमन हो सकता है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो सीआईएल के जो टेस्ट हैं उसमें से एप्टी रीजनिंग आपका जो कॉमन पोर्शन है, जो भी यूपीसीआईएसबी से मैच कर रहा है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यूपीसीआईएसबी के जो टेस्ट हैं वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। यूपीसीआईएसबी के जो टेस्ट ऐड होने हैं वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो हो गया, हिंदी ऑलरेडी लाइव में चल रहा है। टेस्ट सीरीज कोल इंडिया वाले फोल्डर से आपका जो एप्टी रीजनिंग का पोर्शन अगर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यूपीसीआईएसबी के डेडिकेटेड टेस्ट भी जल्दी ही अब स्टार्ट हो जाएंगे। अगला पार्ट आता है सर, कोऑपरेटिव वाला जो पोर्शन है उसका लेक्चर 1 हुआ था, अब आगे के लेक्चर्स हमें कवर करने हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी हम कवर करा चुके थे। टोटल 60 टॉपिक, कोऑपरेटिव के टोटल सिलेबस में 7 टॉपिक लिखे हैं। अगर हम आराम से भी कवर करें, एक क्लास में भी एक टॉपिक कवर करें, तो भी 7 लेक्चर से ज्यादा की नीड नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे थे, सर कोऑपरेटिव कैसे होगा, 21 जुलाई वाले का भी कुछ लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले ही बताया, 6 से 7 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा। मेरी कोशिश है 17 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर दें। पीडीएफ ऑलरेडी बना के मैं दे रहा हूं आपको, और लेक्चर 15 तारीख या 17 तक, 15 या 17 तक मैक्सिमम ये आपका पूरा हो जाएगा। इससे टाइम इसमें नहीं लगना है। ठीक है, और जिनका सितंबर में एग्जाम होना है उनके लिए तो प्रॉपर बहुत टाइम है, अभी हम पहले इसको वाइंड अप कर देंगे। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। कंटेंट जो है मैं ऑलरेडी आपको बना के साथ साथ देता जा रहा हूं, आपको उसके लिए नहीं परेशान होना। आज लेक्चर 2 जो है उसकी पीडीएफ भी हमने ऐड कर दी है आपके कोर्स में। लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा था कि कोऑपरेटिव शब्द का मतलब क्या है। जो लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया था उसमें बात हुई थी कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, किन सिद्धांत पर ये बेस्ड है, वैल्यूज क्या फॉलो होना चाहिए, कोऑपरेटिव का कोर थीम, कोर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी संस्थाएं कोऑपरेटिव के लिए, नेशनल लेवल पे भी संस्थाएं बनी हैं। उसके अलावा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो मैंने उदाहरण वगैरह देके आपको बताया था। जो ग्लोबल मूवमेंट की बात करें, कहाँ से इनिशिएट हुआ, इंडिया में कहाँ से, थोड़ा सा हम इंडिया में इसकी हिस्ट्री भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे। आज हम बात करेंगे, इसमें एक टॉपिक आपका दिया, तो बिल्कुल पहला टॉपिक सिलेबस में था कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी, उसका बैकग्राउंड, वो ग्लोबली डेवलप कैसे हुआ, नेशनल लेवल पे कैसे आया, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में मीनिंग बताए थे पहली क्लास में। इंट्रोडक्शन टाइप का था, और थोड़ा सा इनिशिएट कैसे हुआ था, बैकग्राउंड क्या था, वो बताया था। तो एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, एक टॉपिक उसके बारे में है। तो अभी मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये बताइए, कोऑपरेटिव के बारे में हमने जो बात की, इसका एक कोर पर्पस तो ये है ना, कोऑपरेशन के द्वारा। कोऑपरेटिव शब्द हमने जो पहली क्लास में समझाया था, इसका मतलब होता है सहकारी। सहकारी मतलब जो लोगों के कोऑपरेशन से चले, लोगों को जोड़कर, लोगों के कोऑपरेशन से चले, लोग इसको अपना ही समझ के आगे बढ़ाएं, अपना ही समझ के काम करें इस पे। तो कोऑपरेटिव मतलब सहकारी। तो सहकारी संस्थाएं तो बहुत सारे सेक्टर में काम करती हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। आपने इफ्को का नाम सुना होगा,
क्रिब्को का नाम सुना होगा। एक टॉपिक आपका ये भी है कि नेशनल लेवल पे जो कोऑपरेटिव काम करती हैं संस्थाएं, उनके बारे में भी डिस्कस करना है। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें बताऊंगा मैं इफ्को, क्रिब्को, नेफेड, अमूल, तो कई सारी कंपनीज जो कोऑपरेटिव वाली हैं उनके बारे में भी चर्चा सिलेबस में लिखा हुआ है। तो कोऑपरेटिव तो बहुत सारे सेक्टर में काम करती है। उदाहरण के तौर पे डेयरी सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो, फर्टिलाइजर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे कोऑपरेटिव काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुने होंगे कई सारे। तो कोऑपरेटिव तो बहुत सारे क्षेत्र में काम करती है। उसको प्रॉपर प्लानिंग की जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को भी उसमें इंटीग्रेट किया जाए। तो क्या एक डेडिकेटेड एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, प्लानिंग करनी है, डिजिटलाइजेशन करना है। तो एक ऐसा लगा कि कोऑपरेटिव को अगर हमें आगे बढ़ाना है, एक डेडिकेटेड मंत्रालय ही इसके लिए होना चाहिए। तो पहले जो एग्रीकल्चर मंत्रालय आप जानते हैं, कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही ये सब पहले आ जाते थे। कृषि मंत्रालय से अलग करके, उसी से निकाल के काट छांट करके एक मंत्रालय बनाया गया जुलाई 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, कि जो डेडिकेटेडली कोऑपरेटिव्स के लिए काम करे। तो इस बात की जरूरत महसूस हुई कि कोऑपरेटिव जो हैं, कई सारे क्षेत्र में कोऑपरेटिव काम करते हैं, एक प्रॉपर उनके लिए प्लानिंग करनी है, प्रोग्राम बनाने हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कोऑपरेटिव का अहम योगदान भारत विकसित भारत में कैसे हो। तो एक डेडिकेटेड मंत्रालय ही बना दिया जाए जो इन चीजों पे काम करे। तो जो कृषि मंत्रालय है उसी में से काट छांट करके एक अलग से मंत्रालय रूप दे दिया गया, जिसको नाम दिया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस पर, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि इसका हेड कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को हेड कौन करता है। इसके हेड हैं इस समय मिस्टर अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के हेड हैं हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह। ये क्वेश्चन आ सकता है। और इनको सहयोग करने के लिए आपने सुना होगा ना, राज्य मंत्री, मंत्री भी जो होते हैं कई तरह के, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। मैं राज्य मंत्री यहाँ पर यूपी या मध्य प्रदेश का मंत्री नहीं बोल रहा हूँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र में ही मंत्री होते हैं। मुख्य जो मेन मंत्री हैं, बड़े पदों के मंत्री हैं, उनको सहयोग के लिए, ठीक है। तो मिस्टर अमित शाह इनको सपोर्ट करने के लिए दो राज्य मंत्री भी जुड़े हुए हैं इस मंत्रालय से, मिस्टर कृष्णपाल गुज्जर और एक है मिस्टर मोहोल। आगे मैंने पीडीएफ में सारे मेंशन कर दिए हैं। तो राज्य मंत्री का मतलब यहाँ यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा नहीं है। राज्य मंत्री वो केंद्र के ही मंत्री हैं। मंत्री का पद नाम ऐसा होता है पोस्ट का, जैसे गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, ये तो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। बड़े बड़े मंत्रालय में सहयोग करने के लिए फिर राज्य मंत्री भी होते हैं। तो मिस्टर कृष्णपाल गुज्जर राज्य मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कृषि मंत्रालय से ही काट छांट कर एक नया मंत्रालय बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये सवाल देखो आ सकता है, क्योंकि आपका ये टॉपिक प्री में भी है, मेंस में भी है, कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब बना था, डेट। दूसरा क्वेश्चन, किस मंत्रालय से काट छांट करके बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके मिनिस्टर कौन है, ये है मिस्टर अमित शाह। 3 क्वेश्चन हो गए, इनमें से एक पक्का पूछेगा। और फिर बाद में पेपर होने के बाद कहते हो सर आपने वो लाइन कही थी, ये क्वेश्चन आएगा, देखो यही पूछा है। तो फिर मैं कह के भेज रहा हूं, इन 3 में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब बनी थी, पहला। दूसरा, किस मंत्रालय से अलग करके बनाई गई थी, 2। और तीसरा सवाल आएगा, इसको हेड कौन कर रहे हैं, मिस्टर अमित शाह। और इसके बाद सवाल आता है, इसके अंडर में क्या क्या काम है। थोड़ा सा ऊपर लेवल पे क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ देगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत क्या आता है। तो मोटे मोटे तौर पे कोऑपरेटिव्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे रिवाइव किया जाए। कई कोऑपरेटिव ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो जो अगर वो बंद हो जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई सारे कोऑपरेटिव हैं, मैन पावर को जॉब दे रहे हैं, काम हो रहा है। तो अगर प्रॉपर एक मंत्रालय होगा, वो कोऑपरेटिव्स को पूरी तरह से डील कर लेगा ना, जहां पर भी उनको रिवैम्प करना है, रिविटलाइज करनी है, मतलब उनका मतलब जीर्णोद्धार करना है, आगे बढ़ाना है, कोई प्रोग्राम बनाने हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी लानी है, कोई फंडिंग का इंतजाम करना है, कैसे कोऑपरेटिव सेक्टर स्ट्रेंथन हो, सुदृढ़ हो, कि विकसित भारत में जो एक अहम योगदान कर सके। और बहुत लोगों को रोजगार तो देता ही है कोऑपरेटिव। अमूल वगैरह जैसी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, क्रिब्को में कितने काम करते हैं, इफ्को है, नेफेड है, कितनी सारी कोऑपरेटिव्स हैं। तो आगे हम कुछ जो इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव नेशनल लेवल पे काम करती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे भी।
एक मैंने आपको मोटा मोटा रूपरेखा बताई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में, ठीक है। अब इसी आइडिया के साथ अब हम देख सकते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, आपके सिलेबस में डायरेक्ट जो लाइन लिखी है वो ये सीधी सीधी लाइन लिखी है, ये सिलेबस में टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ध्यान से पूरी कहानी सुने, ज्यादातर चीजें आपकी क्लास में ही कवर हो जाती हैं। पहला सवाल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का थीम क्या है, इसका मोटिव क्या है, किस थीम को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। प्रॉस्पेरिटी, देखो प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, ये इसका लोगो है। सहकारिता मंत्रालय का ये लोगो है, दो कलर यूज हुए हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन, बीच में भारत सरकार का एम्बलम है, ये सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। और टैगलाइन क्या है, मोटो क्या है, ये सवाल आ जाता है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का ऑफिशियल टैगलाइन है, इसका मोटो है सहकार से समृद्धि। आपके सिलेबस में देखो ये टॉपिक लिखा है एक, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को आगे बढ़ाकर, कोऑपरेशन को सपोर्ट करके कैसे समृद्धि लाई जाए। चाहे आप इनोवेशंस इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को कोऑपरेटिव्स में इंटीग्रेट करें, फंडिंग का इंतजाम करें, क्या चैलेंजेस कोऑपरेटिव फेस कर रहे हैं उनका आप सॉल्यूशन निकालें, एक डेडिकेटेड मंत्रालय ही बन गया इसके लिए। तो जब हमारे कोऑपरेटिव मजबूत होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। भाई कोऑपरेटिव आगे बढ़ेंगे तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिल सकेंगे। तो क्या हम विकसित भारत की दिशा में नहीं बढ़ेंगे। और अगर हमारी इकोनॉमी में इनका योगदान होगा, हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो क्या भारत में समृद्धि नहीं आएगी, क्या प्रॉस्पेरिटी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस मंत्रालय का मोटिव ही यही है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, सहयोग के द्वारा कोऑपरेटिव को मजबूत बनाएं और वो अल्टीमेटली समृद्धि लाए। तो इसका मोटिव जो है मंत्रालय का, आपसे ये सवाल भी आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के ऑफिशियल टैगलाइन क्या है या मोटो क्या है। आप कहेंगे प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, थ्रू कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन के माध्यम से ही चलते हैं कोऑपरेटिव, कई लोग मिलकर चलाते हैं कोऑपरेटिव को। तो कोऑपरेशन के माध्यम से ही चलता है कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन करेंगे, एक डेडिकेटेड मंत्रालय है, कई प्रकार की सुविधाएं मंत्रालय के द्वारा मिलेंगी। तो अगर कोऑपरेटिव मजबूत होंगे तो अल्टीमेटली विकसित भारत में योगदान करेगा, हमारी इकोनॉमी में योगदान करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि आएगी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी जब आएगी तो वो अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका टैगलाइन और मोटो क्या है इस मंत्रालय का, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। एक क्वेश्चन इस पे पक्का बनेगा, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन का मतलब क्या है। इसके और डिटेल में जाएं तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। ठीक, क्या यहां तक आप समझ पाए। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था उसकी पूरी कहानी बताइए, क्यों फॉर्मेशन हुआ, कब हुआ, कैसे बना, ये सब चीजें। अब देखो 6 जुलाई 2021 डेट को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, स्टेट एग्जाम है तो इसमें आपसे डेट भी पूछ सकता है कब बना था ये, 6 जुलाई 2021। तो राज्य के अंदर भी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं काम करती हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन करना, उनको भी सपोर्ट करना, गाइड करना। भाई जब एक केंद्र का मंत्रालय बना हुआ है तो राज्यों को जहां सहयोग की जरूरत पड़ेगी उनको भी सहयोग मिलेगा। ठीक, देखो तो 6 जुलाई 2021 को यह मंत्रालय बना था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव जो हमारे देश में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको कैसे एक शिफ्ट किया जाए, कैसे उसको एडवांस किया जाए, कैसे उसको बेटर किया जाए। तो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो जर्नी रही है उसमें एक बड़ा शिफ्ट लाने के लिए तो एस्टैब्लिश्ड ऑन 6 जुलाई 2021, 6 जुलाई 2021 की डेट अंडरलाइन किया है मैंने, ये क्वेश्चन बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया, ये भारत की जो नीति रही है कोऑपरेटिव सेक्टर में उसको एक जंप देने के लिए, उसको और एडवांस करने के लिए। तो ये जो है एक लैंडमार्क शिफ्ट रहा भारत की नीति में, एक डेडिकेटेड
एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क, इन 3 शब्दों को हम अंडरलाइन करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा प्रशासनिक, लीगल और जो नीति बनाने की जरूरत है वो सपोर्ट मिल जाएगा। तो 3 कीवर्ड पूछ देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बनाया गया उसका एक कोर पर्पस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। आप शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है प्रशासनिक, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, जिसको मजबूती मिले कोऑपरेटिव सेक्टर को। और कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों भारत में जरूरी है, ये रूरल और ग्रासरूट इकोनॉमी का एक फाउंडेशनल पिलर है। भाई अकेले केंद्र सरकार कुछ भी काम कर ले, पूरे देश, इतना बड़ा देश है, इतनी वैरायटी है, ग्रामीण एरिया इतना बड़ा है, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत किए बिना हम ग्रासरूट लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब कितनी कंपनी, कितनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री बना पाओगे? कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करके आप रूरल एरिया में वहीं पर रोजगार क्रिएट कर सकते हो। यदि वहीं पर रोजगार क्रिएट करेंगे तो माइग्रेशन भी कम होगा, शहरों पर दबाव भी कम पड़ेगा, जो लोग जहां रह रहे हैं अपनी ही जगह उनको काम मिल पाएगा, रोजगार जनरेट हो पाएगा। ठीक है, तो 6 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक पॉलिसी शिफ्ट की तरह काम करेगा मंत्रालय, जो एक डेडिकेटेड प्रशासनिक, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर सके कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। और कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों जरूरी है, ये हमारी रूरल और ग्रासरूट इकोनॉमी का आधारभूत स्तंभ है, फाउंडेशनल पिलर है। हमारी रूरल और ग्रासरूट इकोनॉमी का एक फाउंडेशनल पिलर है कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक, इसलिए इसको आगे बढ़ाना जरूरी है। सरकार का जो विजन रहा सहकार से समृद्धि, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का यही मोटो है, इसी मोटो के साथ इस मंत्रालय को बनाया गया। तो गवर्नमेंट का विजन क्या रहा इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, इसी विजन के साथ इस मंत्रालय को बनाया गया था। क्या मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? सब कुछ ठीक से क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो सरकार की मंशा, सरकार की क्या सोच थी इसके पीछे, तो सरकार का विजन था सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, और यही मोटो, टैगलाइन बन गया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बना, उसकी टैगलाइन, उसका मोटिव यही बन गया जो सरकार ने जिस मंशा के साथ इसको क्रिएट किया था। द मिनिस्ट्री हैज in a relatively short span taken a series of strategic initiative aimed at modernizing cooperative। क्या मतलब है, ये मंत्रालय 2021 में ही बना है, थोड़े ही समय में इसने कई इनिशिएटिव लिए हैं कोऑपरेटिव्स को मॉडर्नाइज करने के उद्देश्य से। थोड़े ही टाइम स्पैन में, मतलब 21 में बना और 5 साल, आज 6 जुलाई है और 7 तारीख है, कल 6 जुलाई था, कल इसने 5 साल पूरे किए इस मंत्रालय ने। आज 7 तारीख हो गई, 6 जुलाई को इस मंत्रालय ने अपने 5 साल पूरे किए। तो थोड़े ही समय में कई सारे इनिशिएटिव चलाकर कोऑपरेटिव सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के उद्देश्य से कई चीजें इन्होंने चलाई, कई सारे प्रोग्राम इनके चल रहे हैं, और जिससे कि जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, उसमें इसको भी शामिल किया जा सके और इनको मजबूत बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। ठीक, लोगों को फायदा मिले, लोगों को रोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़े, अल्टीमेटली विकसित भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सके, क्योंकि इनको साथ लिए बिना भी वो पॉसिबल नहीं होगा। बहुत बड़ा क्राउड कोऑपरेटिव के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो सरकार का जो विजन सहकार से समृद्धि, इसी विजन पर आधारित ये मंत्रालय की टैगलाइन मोटो रखा गया। अपने बनने के थोड़े ही समय में कई सारे इनिशिएटिव लिए गए इस मंत्रालय के द्वारा, जिससे कि कोऑपरेटिव्स को मॉडर्नाइज किया जा सके, इनका उद्देश्य ये था। और जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लेके चल रहे हैं उसमें इनका भी योगदान रहे और इनको भी मजबूत किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बनाई गई थी, मैंने बताया किस मंत्रालय से काट छाट करके बनाई गई थी। देखो लिखा है ये लाइन, द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाज कार्व्ड मतलब होता काट छाट करना, कहीं से कोई चीज निकालना। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाज कार्व्ड आउट ऑफ द, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, इस मंत्रालय का पूरा नाम ये है।
कृषि मंत्रालय जो है उसका भी नाम समय समय पे बदला गया है। तो कृषि मंत्रालय का पूरा नाम अगर देखोगे तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो कोऑपरेशन इसमें दिख रहा है आपको, तो इसी में से अलग किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। पूरा नाम पहले ये हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो कोऑपरेशन वाला इसी में जुड़ा हुआ था, इससे अलग करके एक अलग मंत्रालय ही बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और 6 जुलाई 2021 को ये बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपसे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बनी है उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करते क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस किस कोऑपरेटिव के लिए किस किस दिशा में ये काम करेंगे, किस तरह का वर्क करना इनकी प्रायोरिटी है। भाई क्या मैं समझा पा रहा हूं पूरी बात? बीच बीच में थोड़ा बताइए मुझे, कोई ऑडियो वीडियो इश्यू तो नहीं, ऑडियो का लेवल कम तो नहीं, और जिस तरह से मैं चीजें बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रही हैं, सही मामले दिमाग में बैठ पा रही हैं, लग रहा है कि चीजें साथ साथ याद हो रही हैं? ध्यान से सुनना है मैं जो लाइनें बोल रहा हूं, पीडीएफ तो ऑलरेडी बनाया दिया हुआ है, सुनने पे ध्यान दो हर लाइन, एग्जाम में यही याद रहेगा सर ने क्या बोला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट तो यही आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बनाया गया वो कोऑपरेटिव्स के लिए किस किस तरह से काम करेगा, क्या क्या उसके मुख्य उद्देश्य हैं, क्या उसका वर्क है ना। अगला क्वेश्चन यही आएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे, अब ये आपने पढ़ लिया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब बनी, किस मंत्रालय से अलग करके बनाया गया, कौन मंत्री है। अब अगला सवाल यही बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन करती क्या है। ठीक, देखो, और अभी तक उन्होंने कौन कौन से अभियान या इनिशिएटिव लिए, दो सवाल और बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन करती क्या है और कौन कौन से इनिशिएटिव अभी तक इनके द्वारा लिए गए हैं कोऑपरेटिव्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए, वेलफेयर के लिए। दो पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन टास्क्ड विद, टास्क मतलब ये इनका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन टास्क्ड विद मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बनी है उनका टास्क, उनका काम ये है। क्या काम हो सकता है? एक यूनिफॉर्म पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए सभी राज्यों और सभी सेक्टर के कोऑपरेटिव के लिए। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने पूरे देश में जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो, दुविधा ना हो, क्लैरिटी हो। तो एक काम क्या है, यही लाइन पूछ देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का इनमें से कौन सा काम नहीं है, 4 पॉइंट लिख देगा कौन सा काम नहीं है, तो 3 है और एक नहीं है, वो बता दो। तो जो है पहले वो पता होंगे तभी आंसर बनेगा। तो क्रिएटिंग यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक यूनिफॉर्म नीति बनाई जाए, एक लीगल फ्रेमवर्क भी बनाया जाए, यूनिफॉर्म जो हो पूरे देश पे लागू हो सभी राज्यों में और हर क्षेत्र के कोऑपरेटिव के लिए। तो एक जब केंद्रीय मंत्रालय है वो कोऑपरेशन जो नीति बनाए कोऑपरेटिव के लिए, वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, दुविधा की स्थिति ना बने, और लीगल फ्रेमवर्क भी एक जैसा बने, है ना, यूनिफॉर्मिटी रहे। दूसरा, प्राइमरी लेवल के जो कोऑपरेटिव हैं और मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं उनको मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। प्राइमरी लेवल के जो कोऑपरेटिव्स हैं और मल्टी स्टेट, ये आगे समझाऊंगा मैं क्या मतलब है, अभी बस शब्द को समझें। प्राइमरी कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, ये समझ आ रहा है कि बेसिक लेवल का कोऑपरेटिव प्राइमरी होगा और जो इसका एडवांस वर्जन है वो मल्टी स्टेट होगा। आगे हम दोनों के मतलब देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ ही बात कर लेंगे। तो प्राइमरी लेवल के कोऑपरेटिव हो, बेसिक कोऑपरेटिव हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दोनों ही तरह के कोऑपरेटिव को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। तो चाहे प्राइमरी कोऑपरेटिव हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दोनों को ही मजबूत करना, क्योंकि दोनों ही कोऑपरेटिव का हिस्सा है। प्राइमरी कोऑपरेटिव भी कोऑपरेटिव का पार्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसी का हिस्सा है। तो इनको स्ट्रेंथन करना। कोऑपरेटिव्स के लिए बिजनेस करना कैसे आसान हो, तो डिजिटलाइजेशन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़ पाए, उनका प्रोडक्ट बिक सके। कैसे? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि जो प्रोडक्ट उनका बन रहा है वो एक्सप्रेसवे तक पहुंच पाए, आसानी से लोगों तक पहुंच पाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे बने जिसके द्वारा वो अपनी चीजें बेच पाए। क्लियर? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको बिजनेस करने के लिए आसानी से लाइसेंस दे दिया जाए, अप्रूवल दे दिया जाए, बिजली कनेक्शन उनको आसानी से मिले, टैक्स सिस्टम उनके लिए इजी होना चाहिए। यही तो भाई आप कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स को हम स्ट्रेंथन करें, कोऑपरेटिव को इनकरेज करें। तो कोऑपरेटिव को इनकरेज करना मतलब क्या कि कोऑपरेटिव अगर बन रही है, कहीं पर कोई संस्था बनाई जा रही है, कोई कंपनी बन रही है,
तो कैसे उसको अप्रूवल आसानी से मिले बिजनेस के लिए, कैसे उसके लिए लाइसेंसिंग आसान होनी चाहिए, बिजली कनेक्शन मिलना चाहिए, जमीन पानी की सुविधा होनी चाहिए, कैसे उसका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, प्रचार का माध्यम होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा होनी चाहिए, टैक्स में कुछ छूट होनी चाहिए। यही सब तो तरीके हैं जिससे कोऑपरेटिव इनकरेज होंगे और नए नए कोऑपरेटिव बन सकें। तो बिजनेस आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कैसे होगी, इस दिशा में भी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ये भी काम करती है। एक प्रॉपर इकोसिस्टम कैसे बने जिससे कोऑपरेटिव आगे बेटर काम कर सके, उनके लिए आसानी हो सके बिजनेस करने में। ठीक, तो यहीं पर याद हो जाएगी बात। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब यूनिफॉर्म नीति बनाना, लीगल फ्रेमवर्क में यूनिफॉर्मिटी होना, सभी राज्यों और सभी सेक्टर के कोऑपरेटिव्स में। जो भी कोऑपरेटिव हैं प्राइमरी लेवल के या मल्टी स्टेट लेवल के, कैसे उनको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए, कैसे उनकी समस्याओं चैलेंजेस को दूर किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो, कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दें कि कोऑपरेटिव के लिए आसानी से कोऑपरेटिव आगे बढ़ सके, आसानी से बिजनेस लगा सकें। जो मैंने टैक्स रिलैक्सेशन, बिजली कनेक्शन, अप्रूवल में बिजनेस में लाइसेंसिंग, ये सब चीजें आसान हो, आसानी से कोऑपरेटिव खुल सके, लग सके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोऑपरेटिव के लिए बिजनेस करना आसान कैसे होगा उसको प्रमोट करना। और इनके लिए क्या सपोर्ट हो सकता है, डीपनिंग कोऑपरेटिव आउटरीच टू विलेजेस एंड अंडर सर्व्ड रीजन। कोऑपरेटिव को कैसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और उन एरियाज तक भी कैसे लाया जाए जो अंडर सर्व्ड रीजन है, जहां तक अभी पहुंच नहीं पाए, मतलब पिछड़े इलाके, कहने का मतलब हो गया पिछड़े इलाके। तो विलेजेस तक कैसे गांव-गांव तक इसको और पहुंचाया जाए, और अंडर सर्व्ड रीजन जो बहुत पिछड़े एरियाज हैं वहां तक भी कैसे इसके माध्यम से जुड़ा जाए, कैसे कोऑपरेटिव्स को वहां तक भी पहुंचाया जाए। बेरोजगारी वगैरह की समस्या को बहुत हद तक दूर कर सकता है अगर हमारा कोऑपरेटिव इकोसिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है तो, क्योंकि सरकार नहीं उतनी जॉब निकाल पाएगी, पर कोऑपरेटिव अगर अच्छे लेवल पर डेवलप हो गए तो गांव-गांव तक इनकी रीच हो सकती है। भाई कुछ लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव खोल दिया, वहीं पर लोगों को रोजगार दिया। अमूल है, लिज्जत पापड़ है, कितनी सारी कंपनियां इस तरीके की आपने देखी, 8-10 लोगों ने, 5 लोगों ने, गांव के लोगों ने शुरू किया और वो बढ़ते बढ़ते कितने बड़े स्केल पे पहुंच गई। ठीक, जैसे आपने नंदिनी मिल्क सुना होगा कर्नाटका का, वो भी इसी का एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव कंसेप्ट का। भाई गुजरात में आणंद में अमूल उदाहरण है, कर्नाटका में नंदिनी मिल्क आपने सुना होगा। तिरुपति टेम्पल में एक बीच में इशू आया था ना कि जो वहां पे लड्डू मिलता है उसमें जो घी यूज किया गया उसमें एनिमल फैट यूज हुआ, तो लोगों की आस्था हर्ट हो गई, ये बड़ा इशू चला। फिर उसमें कहा गया कि नंदिनी जो मिल्क सप्लायर कंपनी है उसको टेंडर दे दिया जाए, उस पर लोगों का बड़ा भरोसा है, नंदिनी मिल्क बहुत चलता है वहाँ, नंदिनी घी इस्तेमाल किया जाए लड्डू में। तो नंदिनी नाम बहुत हाईलाइट हुआ था उस समय, तिरुमाला टेम्पल लड्डू वाली जो कंट्रोवर्सी थी। तो नंदिनी जैसे अमूल गुजरात में है वैसे कर्नाटका में नंदिनी है। ठीक है, वो भी कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। तो डीपनिंग कोऑपरेटिव आउटरीच टू विलेजेस एंड अंडर सर्व्ड रीजन, कैसे कोऑपरेटिव को गांव-गांव तक और पिछड़े इलाकों तक भी इसको बढ़ाया जाए। तो जब एक डेडिकेटेड मंत्रालय ही बन गया तो उसका तो काम ही है कोऑपरेटिव को कैसे हम बढ़ाएं। जब मंत्रालय ही बना हुआ है तो उस मंत्रालय का काम ही कोऑपरेटिव संबंधित है। कोऑपरेटिव्स को कैसे देश में बढ़ाया जाएगा, तो कोऑपरेटिव्स के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी, लीगल फ्रेमवर्क बने पूरे देश में एक जैसा, कैसे प्राइमरी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को मजबूत किया जाए, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ावा मिले कि कोऑपरेटिव ज्यादा से ज्यादा खुल सके, कैसे कोऑपरेटिव को गांव-गांव तक, पिछड़े इलाकों तक पहुंचाया जाए। तो ये मंत्रालय जो काम करेगा वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के करेगा, यही सब इस मंत्रालय के काम है। और क्या काम है, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। जो कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करने की हम बात कर रहे थे, कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करने की हम बात कर रहे थे, तो प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। अब हमें इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, करप्शन जैसी चीजें इन्वॉल्व ना हो, गवर्नेंस अच्छा मिल पाए, अच्छा गवर्नेंस मिल पाए, अच्छी तरीके से कोऑपरेटिव चल सके, करप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और डिजिटल माध्यम से भी कोऑपरेटिव्स को जोड़ा जाए, डिजिटल माध्यम से भी कोऑपरेटिव को जोड़ा जाए। तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, अच्छी गवर्नेंस मिलना कोऑपरेटिव को, और डिजिटल माध्यम से भी इनको जोड़ा जाए जिससे क्लाइंट मिल पाएंगे, ज्यादा कस्टमर जुड़ पाएंगे, रीच बढ़ेगी।
Under its leadership, the ministry has embarked on an ambitious journey to revitalize. Revitalize का मतलब है कोऑपरेटिव का जीर्णोद्धार करना, दोबारा से जीवित करना. तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चला उसको दोबारा से जिंदा करना, रिविटलाइज करना, ग्रासरूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक, ग्रासरूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक ले जाने में किस तरह से मंत्रालय उसको सपोर्ट करे, मदद करे. यहां तक क्लियर हो गई बात. तो ये मंत्रालय जो बना उसकी जो पूरी जर्नी है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैसे कोऑपरेटिव का जीर्णोद्धार किया जाए, कैसे इनको जीवित किया जाए, और नए कोऑपरेटिव भी जो बने तो कैसे ग्रासरूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक इनको लाया जाए, कैसे अमूल और नंदिनी जैसे और कोऑपरेटिव उस लेवल के भारत में बन पाए. कई तो हैं, इफको, नेफेड, कई सारे तो हैं, पर और कैसे बन पाए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बेरोजगार लोग हैं, वो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा जितने हैं. और कोऑपरेटिव बने और कई सारे कोऑपरेटिव जो लॉस मेकिंग है कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे उनको बेटर कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सहयोग किया जाए. ठीक. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ये जो मंत्रालय है इसके पहले और अभी पहले मंत्री जो इसके बने थे अभी भी वही हैं. 2021 में जब ये बनी थी मिस्टर अमित शाह ही मंत्री थे और अभी भी यही है इस पद पे. ये सवाल आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जब बनी है तो इसके मंत्री कौन बने, पहले और अभी तक यही है मिस्टर अमित शाह. ये भी पूछ सकता है पहले कौन है, यही है और अभी तक भी यही है. तो 21 में बने हैं और अभी तक यही कंटिन्यू है इस पोस्ट पे. इनको सहयोग करने के लिए लिखा ना, ही इज असिस्टेड बाई, 2 राज्य मंत्री भी इनको सपोर्ट के लिए हैं, मिस्टर कृष्णपाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल. ये 2 मंत्री और इनको सहयोग करने के लिए, मतलब इनके नीचे वाला पद, मिस्टर अमित शाह मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री इनको सहयोग के लिए, मिस्टर कृष्णपाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोल. सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी ज्यादातर आईएएस लोग होते हैं जो पेपर वर्क है, कामकाज है, सेक्रेटरी लेवल पे करते हैं. तो इसके जो सेक्रेटरी हैं अभी आशीष कुमार भूटानी, जो आईएएस लोग होते हैं, मेनली सेक्रेटरी वगैरह लेवल आईएएस लोग होते हैं. तो इस मंत्रालय के सेक्रेटरी कौन है, आशीष कुमार भूटानी है. हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है. ये मंत्रालय है तो मंत्रालय का ऑफिस कहां होगा, दिल्ली में है. अभी तक अब अगला सवाल क्या आता है, मंत्रालय बन गया, मंत्रालय का उद्देश्य क्या था वो सब तय हो गया है ना, क्या मोटिव था वो क्लियर हो गया, किस मंत्रालय से निकाल के बनाया या अलग किया गया था, मंत्री कौन है, सपोर्टिंग कौन है, ये सब समझ आ गई बात. अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर जब से ये मंत्रालय बना है 5 साल की जर्नी हो गई, 21 में बना जुलाई में, अब कल इन्होंने 5 साल पूरे कर लिए. जो इनका मोटिव है सहकार से समृद्धि, उस विजन को ध्यान में रखते हुए 5 साल में क्या किया इन्होंने, सहकार से समृद्धि जो विजन लेके चले हैं 5 साल की जर्नी में इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या आउटकम रहे हैं, थोड़ा वो अब समझना चाहिए. सीक्वेंस तो यही है ना, बैकग्राउंड क्यों बना, टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, तो फॉर्मेशन क्यों रहा, सारी बात समझ आई. अब 5 साल की जर्नी में किया क्या है, काम क्या क्या हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं. तो जिस तरह से मैंने कंटेंट बनाया था 1 बाय 1 हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. अब इन्होंने किया 5 साल में क्या, वो जर्नी क्या रही वो बताइए. मेजर इनिशिएटिव, इस मंत्रालय के मेजर इनिशिएटिव क्या रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक प्री में भी है मेंस में भी है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता चल रहा हूं कि बार बार ना पढ़ना पड़े, एक बार ठीक से पढ़ लोगे. अब मान लो पीएससीएस का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो प्रॉपर तरीके से पढ़ते चल रहे हैं ताकि मेंस के लिए फिर दोबारा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. ये आपका दोनों के लिए काम आएगा, प्री भी मेंस भी. बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता अंदर से कौन सी लाइन ऑब्जेक्टिव में प्री में पूछ ले. ठीक है, तो जो पढ़ो प्रॉपर तरीके से पढ़ो, और लंबा सब्जेक्ट नहीं है, 6-7 क्लास का है तो कोई दिक्कत भी नहीं है. अगला सवाल, पहली क्लास और आज की क्लास मिला के 2-3 क्वेश्चन तो आपको 2 क्लास से दिख जाएंगे, लगभग 3 क्वेश्चन मान के चलो. लेक्चर 1 लेक्चर 2 मिला के लगभग 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से नजर आ जाएंगे. अगला सवाल सुनिए, बाकी टेस्ट सीरीज जो मैं अभी बनाऊंगा उसमें भी कोऑपरेटिव के क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा. अब 1-2 दिन में टेस्ट भी ऐड करते चलेंगे. मेजर इनिशिएटिव ऑफ दिस मिनिस्ट्री सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से यह मंत्रालय बना इनके मुख्य अभियान, मुख्य इनिशिएटिव क्या क्या रहे हैं. Since 2021, the Ministry of Cooperation has launched dozens of, मतलब दर्जनों, डजन का मतलब क्या, दर्जन,
दर्जनों प्रोग्राम ये चला चुके हैं, कैसे रिवाइटलाइज, कैसे जीर्णोद्धार किया जाए, कैसे रिफॉर्म किया जाए कोऑपरेटिव सेक्टर का। जैसे कि किस प्रकार के रिफॉर्म किए गए हैं, लीगल रिफॉर्म किए गए हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की गई है, कोऑपरेटिव सर्विसेज का एक्सपेंशन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जब से बनी है, इन्होंने दर्जनों प्रोग्राम और सुधार योजनाएं चलाई कोऑपरेटिव सेक्टर का जीर्णोद्धार करने के लिए। ये कह रहे हैं कि जब से ये मंत्रालय बना है, दर्जनों प्रोग्राम और रिफॉर्म्स किए गए हैं, सुधार अभियान चलाए गए, सुधार प्रोग्राम चलाए गए हैं कि कैसे इस पूरे सेक्टर को जीर्णोद्धार किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। उसमें लीगल रिफॉर्म्स भी किए जाए। कई बार जो है कोई लीगल मामले में मान लो फंस गए, क्लैरिटी नहीं है ना, कोई कंपनी नुकसान में जा रही है, कोई लीगल इश्यू में उलझ गई, कोर्ट में चली गई, तो लीगल रिफॉर्म भी किए गए। प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए, वर्कर के लिए क्या नियम होने चाहिए, कंपनी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कोऑपरेटिव को बनाने के जो नियम होते हैं, लीगल जो कंडीशंस हैं, वो इजी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स ना हो। तो लीगल का मतलब एक कंप्रहेंसिव टर्म हो गया कि कोऑपरेटिव को बनाना है, उसके क्या नियम कायदे हैं, लीगल नॉर्म्स हैं, वर्कर जो काम करेंगे उनके लिए लीगलिटी क्या है, कंपनी के ऊपर क्या लीगलिटी होनी चाहिए, कोई कल को कोई कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट आ जाए तो क्या नियम होने चाहिए। मतलब एक रिफॉर्म, लीगल एंगल पे रिफॉर्म किए गए कई सारे। तो लीगल सुधार किए गए। लिमिटेड, देखो बहुत ज्यादा कानून जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। लिमिटेड कानून हो और क्लियर कानून हो। कई सारे कानून ओवरलैप करते हैं, फिर पता नहीं चलता इसको ऊपर रखें कि इसको ऊपर रखें। तो कानून, कई सारे जो कानून हैं, एक तो उनको मर्ज करना चाहिए, कम कानून हो और क्लियर कानून बनने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो लीगल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म्स का मतलब यही है, लिमिटेड नियम हो और क्लैरिटी हो, उनमें कंफ्यूजन जैसी चीजें ना हो। तो लीगल रिफॉर्म कई प्रकार के किए गए कोऑपरेटिव के क्षेत्र में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, डिजिटल मोड से भी जोड़ा गया। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की गई, इनकी पहुंच को दूर तक पहुंचाया गया, गांव गांव तक जोड़ने का प्रयास किया गया। और एक्सपेंशन, कई ब्रांचेस जैसे अमूल है, गुजरात के आणंद से शुरू हुआ, कितना बड़ा नेटवर्क है, विदेशों तक सप्लाई जा रही है। ठीक, तो अमूल ही क्यों, बहुत सारी कंपनी ऐसी होनी चाहिए भारत में। तो किस किस तरह के काम किए गए, कुछ उदाहरण ये हमने एक मोटा मोटी बता दिया। लीगल रिफॉर्म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, कोऑपरेटिव सर्विसेज का एक्सपेंशन करना, इन सब दिशा में काम किए गए। कुछ काम इस प्रकार हैं, जैसे पहला, प्राइमरी कोऑपरेटिव्स को एम्पावर करने के लिए क्या काम किया गया। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव को मजबूत करने के लिए क्या किया गया। कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए, एक एक करके बात करते हैं। एम्पावरिंग प्राइमरी कोऑपरेटिव्स, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ये PACS एंड बियॉन्ड, प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड बियॉन्ड। One of the ministry earliest action has been to make primary agricultural credit societies, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। PACS stands for, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, PACS का क्या मतलब है। क्वेश्चन बताते चल रहा हूं, वहां नोट करते चलो जो बोल रहा हूं। PACS का क्या फुल फॉर्म है, यही पूछ सकता है। तो PACS है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, मोर इकोनॉमिकली वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव। तो क्या क्या काम किए गए, प्राइमरी कोऑपरेटिव जैसे PACS वगैरह जो हैं, उनको एम्पावर करना, उनको मजबूत करना। तो मंत्रालय जब बना था, इनके बिल्कुल शुरुआती कामों में एक काम था PACS के लिए कुछ काम करना, PACS के लिए कोई नीति बनाना कि ये PACS आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो ही आगे ये क्रेडिट वगैरह, लोन वगैरह दे पाएंगे। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बनाया कैसे जाए, ये खुद ही स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आगे कैसे पास ऑन कर पाएंगे फंडिंग। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं, जहां से लोन वगैरह मिल जाता है छोटे स्तर पर, तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं, कैसे उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, इंक्लूसिव किया जाए, कि जो मार्जिनाइज्ड और वीकर सेक्शन है उसको भी वहां से सहयोग मिल सके। अब सुनो,
मॉडल बाइलॉज बनाए गए, पीएससीएस के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए। कैसे किया गया इस काम को? ये मंत्रालय जब बना, इसके बिल्कुल शुरुआती कामों में एक काम था प्राइमरी कोऑपरेटिव पीएससीएस को मजबूत करना, एम्पावर करना। कैसे किया गया ये? मॉडल बाइलॉज फॉर पीएससीएस, कुछ नियम बनाए गए। द मिनिस्ट्री प्रिपेयर्ड and circulated new bylaws to all the state and UTs to transform PACS into multi-purpose, multi-dimensional and transparent entities। और ये बाइलॉ अलाउ करते हैं PACS को टू अंडरटेक मोर देन 25 बिजनेस एक्टिविटीज। तो इनको एम्पावर किया गया, इनके क्षेत्र को बढ़ाया गया, ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, काम को बढ़ाया गया। ठीक है, तो पीएससीएस को मजबूत कैसे किया गया? पीएससीएस को ट्रांसफॉर्म किया गया। जो भी स्टेट और यूटीज हमारे हैं, तो नियम बनाया गया कि पीएससीएस को ट्रांसफॉर्म किया जाए, मल्टीपर्पस, मल्टी डायमेंशनल और ट्रांसपेरेंट एंटिटी क्रिएट किया जाए, इनको, इनका स्तर बढ़ाया जाए। और ये अलाउ करता है पीएससीएस को लगभग 25 प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज से जुड़ सके, दायरा बढ़ गया। इंप्रूव गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंसी है, इनके कामकाज का तरीका है, वो बेहतर हो सके। और मेंबरशिप भी एक्सपेंड हो सके, ज्यादा लोग इनसे कनेक्ट हो सके। इंक्लूडिंग प्रोविजन, महिलाएं और मार्जिनलाइज सेक्शन भी इससे कनेक्ट हो सके, वो भी इससे जुड़ सके। ज्यादातर स्टेट ने इसको एडॉप्ट कर लिया है और इसके साथ खुद को अलाइन कर लिया है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, केंद्र सरकार का मंत्रालय, उन्होंने जो बाइलॉज बनाए, सारे स्टेट यूटीज को इन्फॉर्म किया कि इसको फॉलो किया जाए, जिससे पीएससीएस को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ज्यादा बेटर बनाया जा सके, ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। तो उसके साथ कई सारे स्टेट यूटी जो हैं, जिन्होंने अपने आप को इस लॉ के साथ अलाइन कर लिया है और इस पर काम किया है। ठीक है, तो पीएससीएस जो है लगभग 25 बिजनेस एक्टिविटीज से इनको उससे भी ज्यादा जो जोड़ दिया, दायरा बढ़ा दिया गया है। और महिलाओं और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन भी बनाए गए हैं, उनको आसानी से लोन मिल सके, ब्याज कम हो, वो भी कोऑपरेटिव से जुड़ सके, नए बिजनेस शुरू हो सके, ये सब। ठीक है, तो दीज बाई लॉज अलाउ पीएससीएस टू अंडरटेक मोर देन 25 टाइप ऑफ बिजनेस। अभी मैंने बताया पीएससीएस जो है उनको ये अलाउ, ये जो लॉ बने हैं, पीएससीएस के क्षेत्र को बढ़ा दिया कि लगभग 25 से ज्यादा टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज है जहां से जुड़ के ये क्रेडिट वगैरह दे सकते हैं। जैसे डेयरी और फिशरीज का बिजनेस है, गोडाउन स्टैब्लिश करना हो, फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट करना हो, फर्टिलाइजर और सीड का काम हो, और एलपीजी ऑपरेशन की बात हो, सीएनजी पेट्रोल डीजल की बात हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोविजन चाहिए, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फेयर प्राइस शॉप रन करना हो, कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाना हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो। तो कई सारे ये एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज हैं जिनसे पीएससीएस को जोड़ दिया गया। ठीक है, पीएससीएस का दायरा बढ़ गया कि लगभग 25 प्रकार के बिजनेस एक्टिविटी हैं जहां पे पीएससीएस को कनेक्ट कर दिया गया। पीएससीएस है क्या? क्रेडिट सोसाइटी है, मतलब कर्जा देना, क्रेडिट देना कम ब्याज पर। तो इन सब कामों के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। तो एक तो पीएससीएस को इंप्रूव किया गया, एम्पावर किया गया, पीएससीएस का सिस्टम जो है उसको सुधारा गया, एम्पावर किया गया। तो इतनी तरह की एक्टिविटीज में जोड़ा गया है। और क्या काम हुआ? पीएससीएस का कंप्यूटराइजेशन किया गया।
एक मिनट रुकिए। अभी देखो ठीक आ रहा है पढ़ने में, रीडेबल है क्या? और जूम करें? अब ठीक है। तो और क्या क्या किया ये जो मंत्रालय था, इनके और इनिशिएटिव क्या रहे? पीछे हमने बात किया था कि पीएससीएस को एम्पावर किया था ना, एक पॉइंट था कि पीएससीएस को एम्पावर किया गया। और कोऑपरेटिव्स के लिए क्या क्या काम हुए? पीएससीएस का कंप्यूटराइजेशन, कि जो भी डाटा वगैरह है सब कुछ कंप्यूटराइज हो, ईआरपी सिस्टम को लाया जाए। नेक्स्ट रिफॉर्म जो किया गया, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएससीएस। तो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट विद 2516 करोड़, अमाउंट तो नहीं पूछेगा, अमाउंट नहीं पूछेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 5 साल की जर्नी में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने कोऑपरेटिव के लिए किया क्या। तो 2516 करोड़ आप दिख रहा है कि एक अच्छी खासी योजना चलाई गई कोऑपरेटिव्स के लिए। तो अमाउंट याद नहीं करना है कि 25-16 करोड़, नंबर नहीं याद करना, ये सब काम किए गए हैं कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो एक तो था एम्पावर करना पीएससीएस को, जो हमने पीछे डिस्कस किया। अगला रिफॉर्म है पीएससीएस का कंप्यूटराइजेशन किया गया। अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट विद अ 2516 crore rupee was approved to link functional PACS। फंक्शनल पीएससीएस को जितने हैं देश में, उनको एक कॉमन ईआरपी पर जोड़ा जाए, कॉमन ईआरपी पे लाया जाए, एक नेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा ना। डाटा सब नेशनल लेवल पे अवेलेबल रहेगा, डाटा सब मिल सके एक दूसरे। भाई डाटा पूरी, जब सारे कोऑपरेटिव से डाटा मिलेगा तो उस डाटा के आधार पे भी तो पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगी। आप ये बताओ, अगर कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, ईआरपी बेस्ड सिस्टम हो जाएगा और एक नेशनल सॉफ्टवेयर पे सब रहेगा, नेशनल सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होगा, तो जो भी डाटा आता जाएगा, जो चैलेंजेस आ रहे होंगे, जो परफॉर्मेंस होगी, सब पता चलेगा। तो उस डाटा को एनालिसिस करके नई पॉलिसी, नई नीति लाना, नया कोई रिफॉर्म कर पाना आसान होगा। डाटा ही नहीं होगा तो नीति कैसे बनाएंगे? एनालिसिस करने के लिए डाटा जरूरी है। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएससीएस किया गया। तो 2516 करोड़ की योजना, जिससे जो हमारे पीएससीएस हैं फंक्शनल पूरे देश में, उनको एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम जोड़ा जाए, ईआरपी। ईआरपी की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उससे होगा क्या? एक तो सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड होगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी, फाइनेंशियल ट्रैकिंग हो पाएगी। जब कंप्यूटर बेस्ड होगा तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी, फाइनेंशियल ट्रैकिंग हो पाएगी, करप्शन में कमी आएगी और सर्विस डिलीवरी ये भी इंप्रूव हो सकेगी। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जब होगा तो सर्विस डिलीवरी भी अच्छी हो सकेगी। जो कोऑपरेटिव जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बेटर डिलीवरी इंश्योर हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, फाइनेंशियल ट्रैकिंग भी हो सकेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, करप्शन कम होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट, परफॉर्मेंस में पता चल पाएगी, कैसे पॉलिसी बनाई जाए और कैसे इंप्रूव किया जाए, ये समझ में आ पाएगा। अगला पॉइंट, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू फार्मर प्रोड्यूसर संस्थाएं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बाय पीएससीएस। तो पीएससीएस के द्वारा नई नई एफपीओस बनाना। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने क्या किया? पीएससीएस के द्वारा नई नई एफपीओस का गठन करना, नई नई एफपीओस बनाना। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बाय पीएससीएस। अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन क्या मतलब समझ आया? केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 10,000 एफपीओ को बनाना और उनको प्रमोट करना। एफपीओ नाम से पता लग रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर, किसानों संबंधित, किसानों के समूह का एक कोऑपरेटिव, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं।
और केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत लगभग 10,000 एफपीओ को तैयार किया जाए और उनको प्रमोट भी किया जाए। पॉइंट समझ आ रहा है? तो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत फॉर्मेशन और प्रमोशन किया जाए लगभग 10,000 एफपीओ का। इसका एक उदाहरण, एफपीओ का एक उदाहरण, जैसे अभी इंप्लीमेंटेशन वगैरह कैसे होगा, काम कैसे होगा, तो अब देखो, एक तो यहाँ फुल फॉर्म याद रखना, एफपीओ शब्द का मतलब क्या है, नोट कर लो। ये एफपीओ का यहाँ पर क्या मतलब है, एक तो ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो नई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए पीएससीएस को द्वारा। तो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत लगभग 10,000 एफपीओ फॉर्म की जाए और उनका प्रमोशन भी किया जाए। क्लियर है? एनसीडीसी इज वन ऑफ द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अब ये काम करेगा कौन? 10,000 एफपीओ बनाने हैं, फॉर्म करने हैं, उनको प्रमोट भी करना है। अब कौन करेगा? कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, कोई संस्था होनी चाहिए इस काम को देखने के लिए, या मिस्टर अमित शाह खुद करेंगे इस काम को? नहीं, तो कोई एजेंसी होनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो इंप्लीमेंटेशन एक डिपार्टमेंट पहले से है, एनसीडीसी। ये एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत काम करती थी, उसको डेजिग्नेट किया गया, इस काम के लिए उसको डेजिग्नेट किया गया, एनसीडीसी। तो केंद्र सरकार की स्कीम है कि 10,000 एफपीओ बनाए जाएं और प्रमोट किया जाए, और इंप्लीमेंटेशन करेगा एनसीडीसी। इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा? ये काम कौन कराएगा? एनसीडीसी, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट है। ये उनका सहयोग लिया जा रहा है इसमें, क्योंकि किसानों के लिए किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है। किसानों के लिए अगर कुछ काम हो रहा है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी तो इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो एनसीडीसी का सहयोग लिया जा रहा है इंप्लीमेंटेशन वगैरह के लिए। ठीक, तो क्या लिखा है? एनसीडीसी इज वन ऑफ द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो फॉर्मेशन कराएगी और प्रमोशन करेगी एफपीओस का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत। तो एनसीडीसी जो संस्था है वो फॉर्मेशन कराएगी और प्रमोशन भी करेगी एफपीओस का अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो 10,000 लगभग एफपीओस तैयार करना और उनको प्रमोट करना एनसीडीसी को जिम्मेदारी दी गई, ये काम आप कराइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की तरफ से इसको भी अप्रूवल दिया गया। कृषि मंत्रालय का सहयोग है, इसीलिए एनसीडीसी इन्वॉल्व है। और इन्होंने क्या किया? 2025 में एक नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाई गई है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाई गई है 2025 में। तो और क्या क्या जर्नी रही 5 साल में? तो हमने देखा भाई, पीएससीएस को एम्पावर करना, पीएससीएस को कंप्यूटराइज करना, एफपीओज नए नए लगभग 10,000 क्रिएट करना, एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाना, नेशनल लेवल पे कोऑपरेशन पॉलिसी बनाना, ये 2025 में हुआ है। क्या नीति बनाई गई है? विकसित भारत का हमारा जो विजन है, सरकार जितने भी काम कर रही है, कई सारे अलग अलग मंत्रालय, इन्वायरमेंट हो, डिफेंस हो, बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो कहीं ना एक विजन जो है ना, आप ज्यादातर सब में कॉमन देखोगे कि सब इस दिशा में काम करें, विकसित भारत 2047। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने भी जो पॉलिसी बनाई है उसमें ध्यान रखा है कि विकसित भारत की दिशा में हम भी कैसे इसको ले जाए। तो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 जो बनाई गई है, इन ए लैंडमार्क एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म एंड मॉडर्नाइज द कोऑपरेटिव सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील्ड द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025। क्या कह रहे हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए एक स्पेशल नीति बनाई गई, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025। 24 जुलाई 2025 को ये पास की गई है। आउटलाइनिंग अ बोल्ड फ्रेमवर्क टू रिडायरेक्ट कोऑपरेटिव एज इंजन ऑफ इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 इस बात को ध्यान में रख के बनाई गई है। अगर हम इस पॉलिसी को पढ़ते हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है कैसे कोऑपरेटिव्स को दिशा दी जाए, इसमें क्या दिशा बदलने की जरूरत है, कोऑपरेटिव में किस प्रकार के बदलाव किए जाए कि ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे ये एक इंजन की तरह काम करे, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ को ले जाए, कि किस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर में बदलाव किए जाए, शिफ्टिंग की जाए, रीडायरेक्ट किया जाए,
कि ये एक इंजन की तरह काम करे भारत की इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में, अल्टीमेटली विकसित भारत की तरफ बढ़ सके। तो कोऑपरेटिव सेक्टर भी किस तरह से इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाए, क्या बदलाव किए जाएं कि जिससे हमारी जो इकोनॉमी है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में इंजन की तरह ये काम कर सके, कैसे अर्थव्यवस्था को आगे खींच के ले जाए जैसे ट्रेन का इंजन ले जाता है। द पॉलिसी अलाइन विद द कंट्रीज विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, ये अल्टीमेटली पॉलिसी उसी विजन से अलाइंड हो रही है जिसको देखकर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को बनाया गया था। जो शुरू से इसका विजन रहा है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, वो इस पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये पॉलिसी अलाइन करती है जो सहकार से समृद्धि का हमारा विजन है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन का हमारा विजन है, और इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान को भी सपोर्ट कर रही है जो है विकसित भारत 2047 तक हमें अचीव करना है। ठीक, कोऑपरेटिव्स के दायरे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको ग्लोबल बना दिया जाए, गांव गांव तक और ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जाए। भाई नीचे के लेवल पे गांव गांव तक और ऊपर के लेवल पे ग्लोबल, तो एक्सपेंशन कैसे किया जाए, पर एक्सपेंशन दोनों तरफ करना है, जहां जहां नहीं पहुंचा सब तरफ पहुंचाओ। गांव में रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंचा तो नीचे वहां तक पहुंचाओ, ऊपर ग्लोबल लेवल तक नहीं पहुंचा तो ऊपर वहां तक पहुंचाओ। एक्सपेंशन दोनों तरफ करें, कैसे इसको और आगे बढ़ाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने वो भी अभियान चलाए, वो भी इनिशिएटिव लिए हैं कि कोऑपरेटिव कवरेज का दायरा बढ़े, कोऑपरेटिव कवरेज का दायरा बढ़े। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपको अगर पता हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। तो ये प्रोग्राम वैसे यूपी गवर्नमेंट का है, बाद में इसको केंद्र सरकार ने अडॉप्ट कर लिया था, ओडीओपी प्रोग्राम को। स्टार्ट ये यूपी गवर्नमेंट ने किया था कि जैसे मेरठ में स्पोर्ट्स की चीजें फेमस हैं, अलीगढ़ में ताले फेमस हैं, तो हर जिले में कोई ना कोई चीजें फेमस हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव्स बनाते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम में वो प्रोडक्ट भी तो प्रमोट हो रहे हैं जो कोऑपरेटिव्स के द्वारा आते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया था, सबसे पहले यूपी लाया था इसको। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जैसी चीजों को भी बढ़ावा दिया जाए, ये यूपी ने स्टार्ट किया था, अब ये केंद्र सरकार की योजना हो चुका है, स्टार्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट, यूपी ने शुरू किया था इस प्रोग्राम को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी यूपी गवर्नमेंट एक नया प्रोग्राम ला रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, एक प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी पहले ही लॉन्च कर चुका है, शुरू में ही चला चुका है। तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल कोऑपरेटिव को प्रमोट करने के लिए ओडीओपी आया था, नहीं, ओडीओपी तो था कि हर जिले के प्रोडक्ट को प्रमोशन मिले, हर जिले का प्रोडक्ट प्रमोट हो, देश दुनिया में फैले, ज्यादा से ज्यादा बिके, इकोनॉमी को फायदा होगा। तो अब ये केवल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि केवल कोऑपरेटिव प्रोडक्ट बात हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहे हैं छोटे स्केल पे एमएसएमई के द्वारा, एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लघु मझोले उद्योग बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो चाहे एमएसएमई का है, कोऑपरेटिव का है, हर जिले के प्रोडक्ट प्रमोट हो, उसमें कोऑपरेटिव वाले भी आ जाते हैं। अभी तो एक अलग से डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कई सारी करंट इंफॉर्मेशन आप देखोगे टेलीग्राम वाले चैनल पे, आपका जो कोर्स है उसमें भी मैंने आज कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है करंट की, कोऑपरेटिव रिलेटेड करंट की न्यूज आज मैंने 4-5 टॉपिक शेयर किए हैं। आप नहीं भी पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में वो सब कवर होगा, वो मैं कुछ कुछ आपको शेयर कर आज मैं करता गया कि देख सकते हो करंट में ये सब चल रहा है, तो वो सारा क्लास में कवर होगा पीडीएफ में, नहीं भी पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहां पे भी देता जा रहा हूँ। अगला पॉइंट, तो कोऑपरेटिव के कवरेज को बढ़ाना, इनके दायरे को और बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो मिनिस्ट्री का ये भी एजेंडा है कि कोऑपरेटिव को हर पंचायत, ग्रामीण लेवल तक भी लाया जाए और ऊपर ग्लोबल लेवल तक भी पहुंचाया जाए। तो मल्टीपर्पस पीएसीएस और सेक्टोरल कोऑपरेटिव, इस चीज को पूरा करने के लिए ये पॉइंट है। प्लान्स आर अंडर वे टू स्टैब्लिश अप्रोक्सीमेटली 2 लाख न्यू मल्टीपर्पस पीएसीएस। तो क्या है, मल्टीपर्पस पीएसीएस और सेक्टर बेस्ड कोऑपरेटिव बनाए जाएं।
भाई कोऑपरेटिव कवरेज कैसे एक्सपेंशन होगा, नए नए कोऑपरेटिव बनाए जाएं, हर पंचायत हर गांव तक पहुंचे, उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो मल्टीपर्पज पीएसीएस और सेक्टोरल कोऑपरेटिव बनाए जाएं। कई सारे प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं, कई सारे प्लान चल रहे हैं, कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ अंडर डिस्कशन। लगभग 2 लाख नए मल्टीपर्पज पीएसीएस बनाए जाएं। डेयरी फिशरी कोऑपरेटिव, अनकवर्ड रूरल एरिया, वो रूरल एरिया जो कवर नहीं हो पाए वहां तक लाए जाए अगले 5 साल में। तो अनकवर्ड ग्रामीण क्षेत्र, जिन ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी या फिशरी सेक्टर वगैरह नहीं पहुंच पाया, मान लो स्ट्रेंथन नहीं हो पाया, तो अगले 5 साल में अनकवर्ड रूरल एरिया, वो रूरल एरिया जो अभी तक कवर नहीं हो पाए, प्रीवियसली जो भी चलाया गया अभी भी छूट गए हैं, तो प्रीवियसली अनकवर्ड रूरल एरिया जो थे अगले 5 साल में उनको कवर किया जाए। लगभग 2 लाख नए मल्टीपर्पज पीएसीएस, डेयरी फिशरी कोऑपरेटिव, ये सब यहाँ पर शुरू किए जाएं। और इससे फायदा क्या है? लोकल हब बनेगा, क्रेडिट के लिए भी सुविधा बनेगी, प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम डेवलप होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो पाएगा, उससे जुड़ी हुई सर्विसेज। जब आप एक रोजगार शुरू करते हो तो उससे जुड़कर कई प्रकार के काम शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर कोई कोचिंग खोलता है तो केवल कोचिंग थोड़ी आगे बढ़ रही है, उससे जुड़ा खाने पीने का, लाइब्रेरी का काम, ट्रांसपोर्टेशन, कई चीजें ग्रो करती हैं। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आते हो तो उससे जुड़ी हुई अलाइड सर्विसेज भी आगे बढ़ती हैं, उससे जुड़ा हुआ भी रोजगार बनता है। सेंट्रलाइजिंग, जैसे अमूल है तो अमूल का जहां प्लांट लगा, केवल अमूल थोड़ी आगे बढ़ा, अमूल के बेसिस पे बहुत सारे रोजगार जनरेट हो गए। ठीक। सेंट्रलाइजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थ्रू कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म, तो गवर्नमेंट की योजनाएं लाना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलना, कोऑपरेटिव नए नए स्टैब्लिश करना, जो एरिया छूट गए उन तक पहुंचना, ये सब एक्सपेंशन के अंतर्गत आ गया। उसके बाद डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन करना, ऊपर हमने कंप्यूटराइजेशन की बात की थी, डिजिटलाइजेशन ये भी इनिशिएटिव लिए गए हैं कई तरह के। जैसे एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म होता है जीईएम, एक मिनट, यहां तक पहले क्लियर है? कोई पॉइंट नहीं समझ आया? पहले ये बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो डिजिटल गवर्नेंस एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से पता लग रहा है आईटी का इन्वॉल्वमेंट, नाम से पता लग रहा है आईटी का इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या क्या डिजिटल वाले में क्या क्या काम हुए हैं, मिनिस्ट्री ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए डिजिटल वाले में? नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस बनाया जाए, नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस बनाया जाए, एक यूनिफाइड डाटाबेस बनाया जाए, जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं भारत में उनका डाटा हमारे पास ही सेफ रहे। तो जितनी भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं उनका एक यूनिफाइड डाटाबेस बनाया जाए। और जूम कर दें, एक मिनट, देखो, तो नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस, एक यूनिफाइड डाटाबेस बनाया जाए, भारत में जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं उनका। ए यूनिफाइड डाटाबेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अक्रॉस इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड टू इंश्योर, इससे फायदा क्या होगा? ऑथेंटिक रियल टाइम डाटा ऑन मेंबरशिप, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीजें पता लग पाएंगी जो मैंने शुरू में बोला अभी। तो नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस बने जिससे हमारे पास कंप्यूटर में ये सारी जानकारी, एक जेन्युइन ऑथेंटिक डाटा, रियल टाइम डाटा, मेंबरशिप का, कितने लोग जुड़े हैं कोऑपरेटिव में, कितने लोग ने शुरू किया, कितने नए मेंबर जुड़े हैं, मेंबरशिप का पता लग सकेगा, कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल की क्या स्थिति है, उसकी जानकारी टाइम टाइम पे मिल पाएगी, जिससे प्लानिंग करना भी आसान होगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी पूरे सेक्टर में। जैसे एक प्रॉपर कंपनी काम करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह से काम करती हैं कि प्रॉपर डाटाबेस होना चाहिए, कोऑपरेटिव वगैरह में
करप्शन बहुत होता था, प्रॉपर सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर था नहीं। तो आईटी का यूज करके, कंप्यूटराइजेशन का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, लोगों की जवाबदेही तय हो सकती है, कितनी मैन पावर काम कर रही है, कितने लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ग्रोथ की तरफ है कि डिक्लाइन की तरफ है, फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, ये सब जानकारी आपको इस डाटाबेस से ही मिल पाएगी। और डाटाबेस आपको पॉलिसी बनाने में मदद करेगा। कल को सरकार को जो नीति लानी है, जो पॉलिसी लानी है, और इतने सारे सेक्टर हैं, क्या पता कोई सेक्टर अच्छा कर रहा हो, डेयरी सेक्टर अच्छा कर रहा हो, कोई दूसरा फर्टिलाइजर में कोऑपरेटिव नुकसान कर रहे हो, या टेक्सटाइल में कोऑपरेटिव घाटे में जा रहे हो। तो जब डाटाबेस होगा तभी तो पता लग पाएगा कि किस सेक्टर के कोऑपरेटिव संभल गए, किस सेक्टर के कोऑपरेटिव में और काम करने की जरूरत है, जिससे सरकार नीति बना सके, रिफॉर्म उसके अकॉर्डिंग कर सके। तो वही कंप्यूटराइजेशन बियॉन्ड पीएससी। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रीज हैं कई सारे राज्यों में, इनको भी सबको मॉडर्नाइज किया जाए। जहां से पेपर वर्क होता है, जहां से इंटरेक्शन होता है, तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो एजेंसीज वगैरह होते हैं, उन सब का भी मॉडर्नाइजेशन किया जाए, जिससे एक तो पेपर वर्क कम हो, अप्रूवल में जो टाइम लगता है वो जल्दी हो सके, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो काम जल्दी होंगे, बिजनेस करने में आसानी होगी। तो रिफॉर्म कोऑपरेटिव के लेवल पे तो कर दिया भाई, जो कंपनीज हैं उनका डाटाबेस वगैरह मेंटेन हो, और जो एजेंसी से कोऑपरेटिव का काम पड़ता है, भाई कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, जिन एजेंसी से उसको काम है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव रजिस्ट्री, तो जहां जहां से उनको काम पड़ता है, एक तो वहां पर डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाए, तो लोगों को अप्रूवल जल्दी मिल सके, पेपर वर्क कम से कम करना हो, जिससे आसानी से सोसाइटी काम कर सके, उन पे इस तरह का बर्डन ना पड़े। क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं होगा ना, तो कई बार बैंक में पैसा खा रहे हैं, अप्रूवल देने में करप्शन हो रहा है, बिलो द टेबल पैसा मांग रहे हैं। तो ये सब कंप्यूटराइज होगा तो ये अकाउंटेबिलिटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा करना, कि अगर कहीं पे कोई करप्शन हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, तो शिकायत कहाँ पर दर्ज कराई जा सके, उसका टाइमली रिजोल्यूशन करना, उसको रिजोल्व किया जाए प्रॉब्लम को। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी अच्छा हो, उसका टाइम पे निपटारा भी करें, जिससे ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भरोसा बढ़ेगा, काम पे फोकस कर पाएंगे। नहीं तो ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते टाइम बीत जाता, काम हो नहीं पाता। और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, सेक्टर स्पेसिफिक और इससे जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करना, सेक्टर स्पेसिफिक फोकस पे भी बढ़ावा देना, और इससे जुड़ी हुई संस्थाओं को मजबूत करना। द मिनिस्ट्री वर्क स्ट्रेचेस बियॉन्ड पीएसीएस टू मल्टीपल सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म। दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज, मतलब लोकल लेवल पे कई सारा बनाया। सेंट्रलाइज का मतलब है एक ही जगह आपने बहुत बड़ा स्टोरेज सेंटर बना दिया, डिसेंट्रलाइज का मतलब है छोटे छोटे कई सारे, एक ही जगह पर ना करके डिसेंट्रलाइज मतलब छोटे छोटे कई जगह पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज अनाज भंडारण प्रोग्राम प्लान कर रहा है इंडिया। तो अप्रूव, मंत्रालय ने अप्रूव किया है, भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज अनाज स्टोर करने का प्रोग्राम चलाया जाए। अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, दिस इनिशिएटिव लेवरेज कोऑपरेटिव नेटवर्क to create an expensive decentralized grain storage infra, enhancing food security और reducing post harvest losses। कई बार किसानों को नुकसान हो जाता है फसल की कटाई के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल की कटाई के बाद भी अगर कोई नुकसान हो रहा, लॉसेस हो रहे हैं, उसको कम किया जा सके, मतलब किसानों के नुकसान को घटाया जा सके। तो जब डिसेंट्रलाइज लेवल पे अनाज भंडारण की सुविधा होगी, तो बहुत दूर तक किसान को अपना अनाज स्टोर करने नहीं भेजना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज लेवल पे होगी, हर पंचायत लेवल पे हो, तो वहीं पर किसान ने जो फसल काटी वो वहीं पर स्टोरेज सुविधा हो सके। कई बार फसल काटने के बाद खेत में पड़ी रह जाती है, आंधी तूफान आया, रखे रखे खराब हो गई, ऐसा बहुत होता है। भाई फसल काटी, खेत में पड़ी हुई है, उसको उठा पाए नहीं, उतना बल्क में जब तक वो गोदाम तक पहुंचाते, आंधी तूफान में वो रखे रखे बेकार हो गई, बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर हर विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इस ग्रेन स्टोरेज की सुविधा होगी, और कोऑपरेटिव की बिना ये पॉसिबल नहीं है। कोऑपरेटिव का जो इतना बड़ा नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल करके अगर हम विलेज लेवल, पंचायत लेवल पे सुविधा कर पाए, तो वहीं पर किसान ने जो फसल काटी, मिनिमम टाइम में वो वहां स्टोरेज के लिए पहुंच जाएगी और नुकसान से बच जाएगा किसान। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम, केंद्र सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है,
कोऑपरेटिव्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये सुविधा डेवलप की जाए, जिससे स्टोरेज हमारा, एक तो स्टोरेज हमारे पास ज़्यादा रहेगा तो डिजास्टर की स्थिति में अनाज की कमी नहीं होगी, किसान को भी नुकसान नहीं होगा, खाद्य सुरक्षा भी स्ट्रेंथन होगी, युद्ध जैसी स्थिति में भी परेशानी से बच सकते हैं, तो ये हमें करना होगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, तो अलग अलग क्षेत्रों में लिखा है ना, सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या काम किए गए हैं। अनाज भंडारण के लिए इस प्रोग्राम को अप्रूवल दिया, मिल्क के क्षेत्र में व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 को अप्रूवल दिया। तो सेक्टर बेस्ड भी कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अनाज भंडारण के लिए ये प्रोग्राम है, मिल्क से रिलेटेड है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो चला था भारत में, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अमूल वगैरह की जो यात्रा है, करता धरता कौन है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? अमूल की तो स्टडी में बताऊंगा आपको, उसका बेसिक बताऊंगा थोड़ा कहां से स्टार्ट हुआ था। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम नोट कर लीजिए, वर्गीस कुरियन, आ सकता है एग्जाम में। अमूल के सक्सेस में इनका भी योगदान रहा, वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। और व्हाइट रिवॉल्यूशन संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन। क्लियर है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 प्रोग्राम क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से जुड़ा हुआ है, मिल्क से जुड़ा हुआ है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव को गाइड किया जाए, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की शुरुआत की जाए, जिसका उद्देश्य है एक्सपेंड करना कोऑपरेटिव कवरेज को, और जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। और इसका एम क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का क्या एम है? टू इंक्रीज द मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स बाय 50% फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस। तो ऐसे एरिया जहां पर मान लो मिल्क कलेक्शन नहीं हो पा रहा, अनकवर्ड एरिया जहां पर डेयरी सेक्टर का प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डेयरी फार्मर उन एरिया में जो अनकवर्ड एरिया है, जहां पे प्रॉपर मिल्क कलेक्शन सेंटर नहीं है, दूध को लाने की सुविधा नहीं है रोड तक, तो जो अनकवर्ड एरिया है और डेयरी फार्मर जहां पे काम कर रहे हैं पर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अगले 5 साल में अनकवर्ड एरिया के जो डेयरी फार्मर हैं उनको कैसे मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाए और कैसे मिल्क कलेक्शन, मिल्क का प्रोक्योरमेंट कोऑपरेटिव्स के द्वारा 50% बढ़ाया जाए। डेयरी कोऑपरेटिव्स, अमूल वगैरह भी तो कलेक्शन करवाते हैं मिल्क का, पर बहुत सारे एरिया आज भी ऐसे हैं जो अनकवर्ड है, वहां से कलेक्शन सेंटर तक, मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहा। तो कई सारे अनकवर्ड एरिया हैं, वहां पर जो डेयरी फार्मर काम कर रहे हैं, कैसे उनको मार्केट एक्सेस मिले। और इतना पोटेंशियल है कि अगले 5 साल में कोऑपरेटिव 50% और ज्यादा कलेक्शन कर सकते हैं और ज्यादा प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का टारगेट है कि अगले 5 साल में मिल्क का प्रोक्योरमेंट 50% आज के लेवल से बढ़ाया जाए। आज अगर एक्स कलेक्शन है, 50% और प्रोक्योरमेंट किया जाए, तो नेक्स्ट 5 ईयर में मिल्क का प्रोक्योरमेंट 50% से ऊपर बढ़ाना है। नेक्स्ट 5 ईयर में मिल्क का प्रोक्योरमेंट आज के कंपैरिजन में 50% बढ़ाना है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 यही है, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव बाय 50% फ्रॉम द करंट लेवल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। तो मार्केट एक्सेस अगर मिल जाएगा, अनकवर्ड एरिया से कलेक्शन अगर बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी से भी compete कर सके, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डेवलप हो सके, सिस्टमैटिक कंपनी की तरह काम कर सके। तो डेयरी सेक्टर में और भी नई नई कंपनी आगे बढ़ सकें और ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर सके। ऑर्गेनाइज मतलब एक प्रॉपर कंपनी, जैसे आज के डेट में अमूल है, नंदिनी है, ये ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, सब सिस्टमैटिक बन चुकी हैं। तो छोटी छोटी बहुत सारी कंपनी है जो अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुई,
धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रही है। तो लोकल लेवल पे आप देखते हो दूध की नई नई कंपनियां आती हैं, छोटे लेवल के कोऑपरेटिव होते हैं, उनको सपोर्ट कर किया जाएगा, क्या पता नेक्स्ट अमूल बन जाए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की दिशा में लाने के लिए भी एक कदम है ये। तो डेयरी कोऑपरेटिव, डेयरी सेक्टर की जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप किया जाए, ऑर्गेनाइज बने वो। तो अनऑर्गेनाइज कंपनी है डेयरी सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज बन जाए, ये मतलब है। डेयरी सेक्टर में कई कंपनी है जो अनऑर्गेनाइज हैं, वो ऑर्गेनाइज की दिशा में बढ़ जाएं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड का गठन, अलग अलग क्षेत्र के में क्या क्या किया गया, एक्सपोर्ट संबंधी जो है उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा, तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड का गठन। तो नेशनल लेवल का कोऑपरेटिव एंटिटी बनाई गई एक्सपोर्ट को और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कोऑपरेटिव संबंधित, जो कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट करते हैं चीजों का या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के जो कोऑपरेटिव्स हैं, टू कनेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर विद ग्लोबल मार्केट। तो एक्सपोर्ट बेस्ड जो कोऑपरेटिव हैं और ऑर्गेनिक चीजें जो प्रोड्यूस करते हैं कोऑपरेटिव, कैसे वो छोटे प्रोड्यूसर को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाए। तो एक्सपोर्ट लिमिट, एक नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया कि कैसे छोटे प्रोड्यूसर जो ऐसे चीज कुछ उगा रहे हैं या बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट होने वाली है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो कैसे वो छोटे प्रोड्यूसर ग्लोबल मार्केट से जुड़ पाएंगे, उनको ये सपोर्ट करेगा NCEL। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने कई सारी चीजें बनाई। एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस या ऑर्गेनिक बेस्ड बिजनेस है, उसके लिए इसका गठन किया गया। ऑर्गेनिक्स के लिए एक डेडिकेटेड और भी बनाया हुआ है, NCOL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये भी काम करती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। तो गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश अ न्यू एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी अंडर द MSCS एक्ट। तो एक पुराना कानून है MSCS 2002 का कानून, उसके अंतर्गत इसका गठन बाद में हुआ था, ऐसा नहीं कि 2002 में ही बन गई। MSCS एक्ट 2002, उसी के अंतर्गत बाद में NCOL बनाई गई। तो क्या काम, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करेगा किसको, फॉर एग्रीगेशन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं उनकी ब्रांडिंग, लेबलिंग, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा किनको, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं, ऑर्गेनिक चीजें जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको। क्लियर है। तो NCOL जो है वो ऑर्गेनिक चीजें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो फार्मर्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मर का जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग करना, लेबलिंग करना, पैकेजिंग कराना, टेस्टिंग कराना, प्रोक्योरमेंट कराना, इस तरह का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या ये लाइन समझ आई? भाई संस्थाएं नहीं बनेंगी तो किसान कनेक्ट किससे करेगा? अब ऑर्गेनिक फार्मर जो है, ऑर्गेनिक चीजें जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसके पास जाए इन सब चीजों के सपोर्ट के लिए? क्या कोई संस्था है जो सहयोग करेगी? NCOL। तो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई हैं, डेडिकेटेड भी। तो NCOL संस्था ऑर्गेनिक फार्मर्स को इन सारी चीजों में सहयोग प्रदान करेगी। सर्टिफिकेशन करना है, टेस्टिंग करनी है, प्रोक्योर करना है, स्टोरेज करना है, प्रोसेसिंग करनी है, लेबलिंग, ब्रांडिंग, मतलब ये पूरा ही सपोर्ट कर रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मर को सहयोग चाहिए, वो इससे मिल जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई सारी हैं, इनके अंतर्गत जो आएंगी उसके द्वारा ये सब काम होंगे। तो लिखा है ना, विथ प्रमोशन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ये सपोर्ट करेगी एजेंसी। अब आता है ऐसे ही सीड्स के लिए बनाया हुआ है, सीड्स के लिए बनाया हुआ है इसको भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये सीड्स के लिए है। जैसे ऑर्गेनिक के लिए NCOL थी, सीड्स के लिए बनी है ये BBSS, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया, ये भी एक कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी है, ये भी इसी कानून के अंतर्गत बनी थी, MSCS एक्ट 2002 के अंतर्गत। NCOL भी इसी कानून के अंतर्गत बनी थी और ये BBSS भी इसी एक्ट के अंतर्गत बनी, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। इसका फोकस क्या है? सेम वही काम, प्रोडक्शन,
टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, प्रोक्योरमेंट, सारी चीजें किसका? सीड्स का। जैसे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, सीड्स के लिए ये है, वही सेम काम, अलग अलग एजेंसी, अलग अलग काम के लिए। नहीं समझ पाए? पीछे मैंने बताया ऑर्गेनिक के लिए बनी थी उसी कानून के अंतर्गत NCOL, और उसी कानून के अंतर्गत सीड्स के लिए बनाई गई डेडिकेटेड BBSS। तो वही काम तो है, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ब्रांडिंग, लेबलिंग, किसके लिए? ऑल 2 जनरेशन ऑफ सीड्स। ये सीड्स के लिए डेडिकेटेड, इस नाम को याद रखें बस। तो फाउंडेशन इज सर्टिफाइड थ्रू PSCS बाय लेवरेजिंग वेरियस स्कीम पॉलिसी ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री। एक ब्रांड भी लॉन्च किया गया, भारत बीज। इस सोसाइटी के द्वारा एक ब्रांड भी लॉन्च किया गया, भारत बीज। तो ये वाली सोसाइटी जो है, BBSS जो है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया एक ब्रांड, भारत बीज नाम से। तो भारतीय बीज लिखा है ना, सहकारी समिति। सहकारी समिति का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम करेगी? सीड संबंधित सपोर्ट करेगी। और इन्होंने एक ब्रांड भी लॉन्च किया है, भारत बीज नाम से। तो कई सारी सोसाइटीज अपने अपनी चीजें बनाती हैं। तो BBSS जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सीड से रिलेटेड काम करती है, और इनका एक ब्रांड भारत बीज नाम से आता भी है। क्या ये हम समझ पाए? उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक्स को मजबूत करना। कई सारे इनिशिएटिव लिए गए, इंक्लूडिंग परमिशन टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ओपन न्यू ब्रांचेस। तो कोऑपरेटिव बैंक्स अपने नए नए ब्रांच ओपन कर सकें, उनके बिजनेस को बढ़ाया जा सके, काम को बढ़ाया जा सके, उनकी जो हाउसिंग लोन की लिमिट है उसको बढ़ाया जा सके, बिजनेस एक्सपेंड कर सके। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी कई सारे रिफॉर्म किए गए हैं। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो अपनी नई ब्रांचेस खोल सकें, जिससे उनका बिजनेस बढ़े। उनका जो हाउसिंग लोन लिमिट वगैरह होता है, जो लोन वगैरह देते हैं, उसका दायरा बढ़ सके, ज्यादा लोन वो दे सके। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो लिमिट विमिट हैं, उन पे नियम कायदे, उनको थोड़ा लिबरलाइज किया गया कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। इनकम टैक्स में रिलीफ होना चाहिए कोऑपरेटिव्स के लिए, जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला। कोऑपरेटिव्स के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ होना चाहिए, जिससे बर्डन ना पड़े उन पे, उनको इंकरेजमेंट मिले काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कुछ प्रकार के टैक्स बेनिफिट भी होने चाहिए। और क्या है? इंक्लूजन एज बायर्स ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। सरकार का जो मंत्रालय वगैरह होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जो वो चीजें खरीदते हैं ना, प्रोडक्ट खरीदने हैं ऑफिस के लिए, स्टेशनरी खरीदनी है, कोई मशीन खरीदनी है, तो उनका एक पोर्टल होता है GEM पोर्टल के थ्रू ही वो खरीदते हैं, जिसमें इनवॉइस, बिलिंग, सब कुछ नजर आ जाता है, क्या चीज कितने में खरीदी गई, और रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। पहले क्या होता था, बस पेपर पे एंट्री कर देते थे, खरीदा 2 का, लिखा 10 का। तो उसमें करप्शन बहुत होता था, गवर्नमेंट का पैसा बहुत वेस्ट होता था। गवर्नमेंट का क्या, टैक्स पेयर का पैसा है वो। तो एक प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल बन, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, वैसे एक पोर्टल है GEM, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो सरकार का जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनीज वगैरह, ज्यादातर इसी के थ्रू चीजें खरीदते हैं। कई सारी कंपनीज आप देखोगे, सरकारी मंत्रालय वगैरह में चीजें प्रोक्योर की जाती हैं, खरीदी जाती हैं, इस पोर्टल से खरीदी जाती हैं, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। उसका फायदा क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी बिलिंग विलिंग इनवॉइस सब अवेलेबल रहेगा, क्या कितने का खरीदा गया, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसमें फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। तो कोऑपरेटिव्स को भी जोड़ा जाए इससे, जो ये पोर्टल है, कोऑपरेटिव्स को भी इससे जोड़ा जाए, वो भी इसके थ्रू चीजें परचेस कर सके। तो cooperatives have been enabled to participate as buyers on platform like GEM। तो GEM पोर्टल के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बायर्स की तरह काम कर सके, चीजें ले सके, जिससे उनका मार्केट एक्सेस भी बढ़े, प्रोक्योर करने की अपॉर्चुनिटी, जो उनको अपने लिए सामान चाहिए, प्रोक्योरमेंट करना है, वो इससे मिल सके। तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस रीजनेबल प्राइस पे कोऑपरेटिव्स भी चीजें प्रोक्योर कर पाए, और ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा डाटा रहेगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो GEM जैसे पोर्टल का एक्सेस कोऑपरेटिव्स को, सोसाइटीज को भी मिले, एज अ बायर वो चीजें प्रोक्योरमेंट कर पाए, इसके द्वारा वो खरीद पाए चीजें, और ज्यादा सप्लायर से जुड़ पाएंगे। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में बड़े बड़े सप्लायर जुड़े हुए हैं, तो सही दाम पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी चीजें मिल पाएंगी, और एक बड़ी मार्केट से कनेक्ट हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां बहुत सारे सप्लायर जुड़े हैं, सरकारी चीजों की खरीद ज्यादातर उस पोर्टल से करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस GEM पोर्टल से
जोड़ा जाए, जिससे वो एक बड़ी मार्केट से जुड़ सकें और चीजें आसानी से प्रोक्योर कर सकें और ट्रांसपेरेंसी भी रहे। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटीज गठन किया गया। IRMA, इरमा सुना होगा आपने, इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो आनंद गुजरात में है। अमूल जो कंपनी है ना, अमूल में ए जो है वो आनंद को बताता है। अमूल कंपनी में ए का मतलब आनंद, वही गुजरात से शुरुआत हुई थी। तो आनंद गुजरात, वहां एक इंस्टीट्यूट था इरमा, सुना होगा कुछ लोगों ने इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। इसी को बदलकर, इसी को कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म करके बना दिया गया त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज एस्टेब्लिश्ड ए नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर संबंधित पढ़ाई कराना, रिसर्च कराना, ये सब काम होगा यहाँ। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज एस्टेब्लिश्ड ए नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। पहले इसी का नाम इरमा था, जो कि आनंद गुजरात में है। It has been established and declared as an institution of national importance through an act of parliament. इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन देना, ट्रेनिंग कराना, रिसर्च कराना, किससे संबंधित? कोऑपरेटिव सेक्टर संबंधित। तो कोऑपरेटिव सेक्टर संबंधित टेक्निकल, मैनेजमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, वो सब यहां पर हो सकता है। और इसका विजन क्या है? इस यूनिवर्सिटी का भी विजन क्या है? सहकार से समृद्धि। उसी विजन को आगे बढ़ा रही यूनिवर्सिटी। क्लियर है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहां पर दी जाए, रिसर्च किया जाए, कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। तो भारत की एक यूनिवर्सिटी जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए डेडिकेटेड, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। भारत की यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। कहां पर है? आनंद गुजरात। यही क्वेश्चन है, किसको ट्रांसफॉर्म करके, किसको कन्वर्ट करके त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई? इरमा, इरमा को कन्वर्ट करके। कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात। क्या इसका मोटिव है? विजन क्या है? सहकार से समृद्धि। क्या काम है? टेक्निकल, मैनेजमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग। किसके बारे में? कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में, कोऑपरेटिव सेक्टर संबंधित। और लास्ट पॉइंट है, और क्या इनिशिएटिव लिए गए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा? फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, कोऑपरेटिव्स को जहां से पैसे की सहायता मिल सके उस सिस्टम को भी अच्छा करना। कोऑपरेटिव को आसानी से जहां से सहायता मिल सके, इंश्योरेंस है, लोन है, ये सब मिल पाए, उस सिस्टम को भी अच्छा करना। तो द मिनिस्ट्री इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, जैसे कि एक संस्था है एनसीडीसी, तो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, कई सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, कई सारी संस्थाओं के साथ मिलकर उन्होंने इस पे भी काम किया। तो द मिनिस्ट्री इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद एनसीडीसी हैज एक्सपेंडेड एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, इंश्योरेंस, टेक्निकल सपोर्ट फॉर कोऑपरेटिव मेंबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने एनसीडीसी जैसी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन में कुछ चीजें शुरू की, जैसे आसानी से लोन मिल सके, इंश्योरेंस कैसे होगा, टेक्निकल सपोर्ट कैसे कोऑपरेटिव को मिल पाए। कई प्रकार के प्रोग्राम इसके लिए चलाए गए, जैसे एग्रीकल्चरल क्रेडिट, डेयरी सेक्टर को सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कैसे होगा, जिससे फंडिंग मिल सके और एंगेजमेंट भी बढ़ सके। फर्दर मोर, ट्रेनिंग कराना, नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना कोऑपरेटिव के लिए, नेशनल लेवल पे समय समय पे ट्रेनिंग कराना। have been launched to enhance governance, auditing, technology, digital awareness, cooperatives के लिए ये सारी सुविधाएं देना। तो कोऑपरेटिव को लोन मिल सके, इंश्योरेंस मिल सके, समय समय पे ट्रेनिंग हो सके, डिजिटल चीज़ों को वो समझ सकें, टेक्नोलॉजी को समझ सकें, उनके लिए सेमिनार कराए जाएं, प्रोग्राम चलाए जाएं नेशनल लेवल पे, ये सारा इसके अंतर्गत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का और क्या इनिशिएटिव रहे? कैसे कोऑपरेटिव को लोन आसानी से मिले, इंश्योरेंस हो सके, समय समय पे ट्रेनिंग मिल सके, ऑडिटिंग हो सके,
समय समय पे सेमिनार कराए जाएं, डिजिटल चीजें कैसे सीखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे जानेंगे, समय समय पे इन चीजों को आयोजित किया जाए, जिसमें कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ के मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऐसे प्रोग्राम चलाता है। उनमें एक एनसीडीसी है। तो मिनिस्ट्री एनसीडीसी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड करता है। क्या ये पूरी कहानी समझ आ गई? अब इसके बाद फिर एनसीडीसी समझाया है मैंने, एनसीडीसी का क्या पर्पस है। एनसीडीसी नाम बार बार आ रहा है, एनसीडीसी का पर्पस क्या है, इसके बाद फिर ये बात आती है। क्या यहां तक पूरी कहानी समझ आ गई? कहीं किसी को कोई डाउट? तो जो आपका टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वो एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया यहाँ पर। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता। 3 ही 4 चीजें थी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब बना, क्यों बना, किस मंत्रालय से अलग होके बना, कौन इसके हेड हैं, क्या काम ये करता है, और 5 सालों में क्या क्या किया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस पे फॉर्म नहीं होता, कहीं भी दिमाग लगा लो कितना। लोगो क्या है वो भी बता दिया, टैगलाइन भी क्लियर हो गई। अब ये कितना भी दिमाग लगाए, इसके अलावा क्वेश्चन इस पर नहीं जाता। तो ये एक टॉपिक पूरा पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिलेबस में 7 ही टॉपिक लिखे हैं। पहली क्लास में एक खत्म हो गया था, बैकग्राउंड जो था कोऑपरेटिव का, इसमें कोऑपरेशन का कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं कह रहा था 2 क्लास में ही कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। क्या पूरी तरह समझ आ गई बात? आगे बढ़ें या आज इतना ही रखें? अब एक छोटा सा टॉपिक मैंने हालांकि पीडीएफ में आपको कवर कर दिया है। एनसीडीसी बार बार नाम आ रहा है कि कई सारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एनसीडीसी करती है। तो ये कब बनी थी, किसके अंतर्गत आती है, देखो बता देते हैं, यहीं पर देख लो। एनसीडीसी, इसकी जो ये टैगलाइन है वो है असिस्टिंग कोऑपरेटिव ऑलवेज। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे। एनसीडीसी का टैगलाइन क्या है? एनसीडीसी का टैगलाइन क्या है? असिस्टिंग कोऑपरेटिव्स ऑलवेज। नाम में ही लिखा है, कोऑपरेटिव्स को ही सहयोग करने के लिए बनी। एनसीडीसी असिस्टिंग कोऑपरेटिव्स ऑलवेज। तो एनसीडीसी का काम हम पीछे देख चुके हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम एनसीडीसी के द्वारा चलाए जाते हैं। क्या है ये? एनसीडीसी एपेक्स संस्था है, एक बड़ी संस्था है जो 14 मार्च 1963 को बनाई गई थी। पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास कराकर पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया। उस कानून के अंतर्गत एनसीडीसी का गठन हुआ था 14 मार्च 1963। तो एक तो ये डेट हो गई। 14 मार्च 1963 को एक कानून पार्लियामेंट ने पास किया जिसके तहत एनसीडीसी बनाई गई। एक्ट बनाकर जो संस्थाएं बनाई जाती हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। स्टैट्यूटरी शब्द का मतलब होता है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया और उस कानून के अंतर्गत कोई संस्था बनी हो, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडी है। संविधान में लिखी होती पहले से, जैसे संविधान में लिखा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, तो संविधान में लिखी होगी तो उससे आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान में नहीं लिखी, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, उस एक्ट के अंतर्गत बॉडी बनी, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्ट के अंतर्गत बनी है तो उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एनसीडीसी 14 मार्च 1963 को पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया उस एक्ट के अंतर्गत बनी थी एनसीडीसी। 14 मार्च 1963 को बनी है। करेंटली आज के टाइम में ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत आ गई है। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पूरा हिस्सा हुआ करता था। आज के टाइम में ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत आ गई है और इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं मिस्टर अमित शाह। तो मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पहले एक में था, फिर अलग किया गया, तो उसके कुछ डिपार्टमेंट इसमें आज की डेट में ले आए। तो एनसीडीसी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत आज की डेट में काम कर रही है। मिस्टर अमित शाह इसको हेड कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और 18 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके। 18 रीजनल ऑफिसेज हैं। तो ये करता क्या है काम? एनसीडीसी का काम क्या है? प्लानिंग करना, प्रमोट करना, फाइनेंस का इंतजाम करना। किनके लिए? कोऑपरेटिव्स के लिए। प्लानिंग करना, प्रमोट करना, फाइनेंसिंग का जुगाड़ करना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। किन क्षेत्रों में? चाहे एग्रीकल्चर वाले हों या उससे जुड़े हुए सेक्टर हों या नॉन फार्मिंग रूरल इंडस्ट्री हो, जो फार्मिंग के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री है वो हो, प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, इंडस्ट्रियल गुड है। तो ये कई सारे सेक्टर हैं जिसके लिए एनसीडीसी प्लानिंग करना, उनको प्रमोट करना, फंडिंग का इंतजाम करना, इस क्षेत्र में काम करता है। इस क्षेत्र में काम करता है। उसके अलावा वाटर कंजर्वेशन,
इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, एग्री इंश्योरेंस, एग्रो क्रेडिट, रूरल सैनिटेशन मतलब वॉशरूम वगैरह जो बनना रूरल एरिया में, जो टॉयलेट वगैरह का निर्माण, एनिमल हेल्थ, इस क्षेत्रों के लिए भी ये प्रोजेक्ट को फंडिंग करता है। तो एनसीडीसी इनके लिए काम तो करता ही है, उसके अलावा इन एरियाज के प्रोजेक्ट्स को भी फंडिंग करता है। अभी इसके एमडी हैं पंकज कुमार बंसल, अभी इसके एमडी हैं पंकज कुमार बंसल। तो एनसीडीसी का नाम पीछे कई जगह आ रहा था, यहां हमने उसके बारे में अलग से बात कर ली। पंकज कुमार बंसल तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही काम करते थे, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत इन चीजों को डील कर रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ज्यादा पुराना है नहीं, 5 साल पहले ही बना है, 5 साल पहले ही बना है। तो हाल फिलहाल में ही चीजें इसमें लगातार और नई नई चीजें आती जा रही हैं। चलो, तो लेक्चर 2 जो मैंने पीडीएफ दी थी वहां तक की कथा समाप्त। एक मैंने पीडीएफ कोऑपरेटिव के बारे में पूरी हिस्ट्री क्या रही है, मतलब फ्रीडम, ये अंग्रेजों के टाइम से लेके आज़ादी के बाद तक क्या पूरा एक फेज रहा है, थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया है। पीडीएफ ऐड कर दी है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, तब चाहे देख लेना या अपने से चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। अब लेक्चर 3 हम फिर परसों उसका लेक्चर 3 करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्लास ध्यान से सुन लोगे, एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे और बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। 15 तारीख तक शायद कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम 17 तक। काम की चीजें तो 3-4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, 10-11 तारीख तक अगली क्लास तक की मेजर चीजें आ जाएंगी, 1 से 2 क्लास में, मतलब 15 से पहले जरूरी चीजें सब कंप्लीट हो जाएंगी। मिसलेनियस जो रह जाएगा वो एक आध क्लास 15 या 17 को जाए तो जाए, और टेस्ट भी साथ साथ मैं ऐड करता चलूंगा। कोशिश करूंगा कि 17 से पहले कम से कम 3-4 टेस्ट दे दें, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर 21 वाला फॉर्म हमें भरा हुआ है, 21 वाली वैकेंसी जो हम उसमें अपीयर होंगे, तो कुछ टेस्ट मैं उसमें ऐड कर दूंगा, कोऑपरेटिव के क्वेश्चन वगैरह। बाकी कोल इंडिया के टेस्ट का एक्सेस दिया हुआ है, उसमें से एप्टी रीजनिंग ये सब अगर आपका प्री में जो आ रहा है वो प्रैक्टिस आप वहां से भी कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक है क्लास, थैंक यू। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कोल इंडिया वाले टेस्ट मैंने कोऑपरेटिव वाले बैच में भी इसीलिए दे रखे हैं, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कोल इंडिया भी देंगे, कोऑपरेटिव भी देंगे, एप्टी रीजनिंग दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अपने जो टॉपिक आपके सिलेबस के हैं वो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई किसी का सवाल हो तो पूछिए। अब 2 लेक्चर मिला के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितना हमने कवर किया, अगली क्लास तक आते हैं तो और बहुत सारा डाटा कवर हो जाएगा। पीडीएफ जो दे रहा हूँ लाइन टू लाइन वो पढ़ते चलना है, क्वेश्चन मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे भारत बीज प्रोग्राम कौन सी एजेंसी का है, कौन सी सोसाइटी, नाम क्या है ना, MSCS एक्ट के अंतर्गत बनी थी, तो जो जो पॉइंट बोलते चल रहे हैं बस वो ध्यान रखना। PSCS का फुल फॉर्म क्या है, FPO का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा जो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी है भारत की, बड़ी बड़ी, इफको, क्रिप्को, ये सब जो बताया है अभी, एक इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका, नेक्स्ट क्लास में वो आएगा। ठीक है, एंड करें क्लास। ऑडियो वीडियो सिंक का जो प्रॉब्लम पीछे कुछ वीडियो में आ रहा था, 1-2 सेकंड का लैग, अब वो पूरी तरह ठीक हो गया है, अब वो भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को तो बताएं। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। कोई डाउट किसी का क्लास के बाद, मान ली रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे, ऐप पे डाउट पूछ लीजिएगा। अच्छा, कोई भी क्लासेस का डाउट हो, ऐप पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। जितने भी डाउट आए किसी भी चीज़ के, फैकल्टी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि फैकल्टीज के भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए हुए, मेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप डाल सकते हैं। अगर वहाँ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मुझे भेज सकते हैं, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए अल्टीमेटली। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।